नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुप्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आज 25 अक्टूबर है और आज की क्लास में हम 25 अक्टूबर से रिलेटेड जो भी न्यूज है, जो भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी आप सभी लोग सेक्शन से जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेक्शन शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली इसी टाइम आपके साथ करंट अफेयर्स की क्लास में उपस्थित होंगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य तट से किया गया है। ठीक है, अग्नि प्राइम का ये न्यू जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका देखा जाए सफल परीक्षण किया गया है। और ये क्वेश्चन पूछा है कि किस तट से किया गया है, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से या फिर कर्नाटक। तो देखा जाए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उड़ीसा के तट से किया गया है अग्नि पी न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। आइए इसके बारे में देखते हैं। इस मिसाइल की बात किया जाए तो इस मिसाइल को जो बनाई गई है, वो जो इसको विकास किया गया है, वो डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इसको बनाया है। और ये अत्याधुनिक नई पीढ़ी की ये मिसाइल है और साथ ही साथ परमाणु सक्षम मिसाइल है। ठीक है, परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम क्या है, अग्नि पी यानी कि अग्नि प्राइम। ठीक है, और इसका जो सफल परीक्षण किया गया है वो कहाँ से किया गया है, उड़ीसा के बालेश्वर तट से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। ठीक है, इसे पहले वेलर द्वीप भी कहते थे और इसका जो नया नाम हो गया, हमारे जो मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे इस द्वीप का नाम रखा गया। और इसी द्वीप से, ध्यान रखिएगा, ये द्वीप उड़ीसा के बालेश्वर तट पर स्थित है और यहीं से इस अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जो कि किसके द्वारा विकसित किया गया है, डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। अगर इस मिसाइल की विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये मिसाइल जो है, अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल जो है, ये उच्च स्तरीय सटीकता के साथ साथ अपनी सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा करते हुए अपने लिए निर्धारित लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। और इसकी जो भेदन क्षमता है वो देखिए कितनी है, वो 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक की इसकी जो है भेदन क्षमता है। और इसके साथ साथ ये, जैसा कि हमने बताया, ये परमाणु हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है, यानी कि परमाणु आयुध को ले जाने में सक्षम है। कितने टन तक, अगर आपसे पूछा जाए कितने टन, तो ये लगभग 1.5 टन यानी कि 1.5 टन परमाणु हथियार, परमाणु आयुध ले जाने में ये मिसाइल सक्षम है। तो ध्यान रखिएगा, अग्नि पी जो है यानी कि अग्नि प्राइम, जो कि ये अत्याधुनिक नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसका जो सफल परीक्षण किया गया है वो उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। उसके पहले देखिए इस पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया है कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो मध्यम दूरी तक ये बैलिस्टिक मिसाइल लगभग कितनी लंबी है, तो ये 10.5 मीटर लंबी है और उसी के साथ साथ ये 1.5 मीटर चौड़ा। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न में और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली एना मे वोंग पहली एशियाई अमेरिकी बन गई है। ठीक है, तो एना मे वोंग जो है ये एक एशियाई अमेरिकी है और ध्यान रखिएगा इनका जो चित्र है वो किसी देश की मुद्रा पर प्रदर्शित है। और ये कंट्री कौन सी है, जर्मनी है, अमेरिका है, चीन है या फिर फ्रांस है। तो दोस्तों जो उसका करेक्ट आंसर है वो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की जो मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली एना मे वोंग ये पहली एशियाई अमेरिकी बन गई। आइए इनके बारे में देख सकते हैं। देखिए ये मुद्रा है अमेरिका की करेंसी और यहाँ पे देखिए इनकी तस्वीर बनी हुई है, एना मे वोंग की तस्वीर बनी हुई है और ये फर्स्ट एशियन अमेरिकन है जिनकी ये तस्वीर छपी है। तो ये हॉलीवुड की ये फिल्म स्टार थी, चीनी अमेरिकी है ये। ठीक है, जिनका नाम है एना मे वोंग। ठीक है, एना मे वोंग, और इनकी अमेरिकी मुद्रा में फीचर करने वाली ये पहली एशियाई अमेरिकी बन गई। ध्यान रखिएगा इनके बारे में जो बात किया जाए तो ये एना मे वोंग की क्लोज अप छवि को दर्शाने वाला ये $1/4 का सिक्का कब रिलीज किया गया, कल यानी कि 24 अक्टूबर को इसे रिलीज किया गया। इनके बारे में यह सिक्का देखिए, वहां पे एक कार्यक्रम चलाया जाता है अमेरिका में, वहां की जो ऐतिहासिक जो मतलब जो इन्होंने इतिहास रचा है, ऐसी महिलाओं को सम्मानित करने के लिए वहां पे एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसका नाम है अमेरिकन वुमेन क्वार्टर्स। ठीक है, अमेरिकन वुमेन क्वार्टर के तहत जो है ये 5 सिक्का जारी किया जाता है। और इस कार्यक्रम की बात करें तो दोस्तों ये जो कार्यक्रम है वो 4 वर्षों के लिए चलाएगा।
जो कि कब से कब तक, 2022 से लेकर के 2025 तक। तो अमेरिका में जो महिलाओं ने जिन्होंने काफी उपलब्धियां हासिल की हैं, उनके उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। और इस कार्यक्रम के तहत जो अमेरिका के जो टकसाल है, यानी कि जो अमेरिकी टकसाल जहां पे मुद्राएं बनती है, मुद्रा जारी किया जाता है, तो अमेरिकी टकसाल अमेरिका में जो इतिहास रचा है, जिन्होंने उल्लेखनीय जिन्होंने योगदान दिया है अमेरिका के इतिहास में, उन महिलाओं के चित्र बना करके जो है उन महिलाओं के चित्र जारी करता है, एक श्रृंखला जारी करता है और उन्हें सम्मानित करता है, जिसमें से देखा जाए पहली एशियाई अमेरिकी बनी है कौन, एना वेंगमॉन्ग। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका नाम। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया गया? तो ये बताइए किस राज्य में पहला इंग्लिश मीडियम कॉलेज बनाया गया, इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन में देखिए ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, मणिपुर, असम, त्रिपुरा या फिर नागालैंड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, त्रिपुरा। कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, और आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, तो वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करिए, ठीक है, लाइक को बढ़ाइए, कमेंट करिए, ठीक है, जो आंसर पूछती हूँ, जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर भी करिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने इसके व्याख्या को देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे दिया है, देखिए त्रिपुरा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर मणिक शाह, ठीक है, डॉक्टर मणिक शाह ने त्रिपुरा के पहले इंग्लिश मीडियम, ठीक है, गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया है। इस कॉलेज की बात किया जाए तो ये जो कॉलेज है वो DIET भवन, जो कि कहाँ पे, अगरतला की कुंजावन, ठीक है, अगरतला जो कि वहां की राजधानी है, त्रिपुरा की राजधानी है। तो वहां पे जो डिग्री कॉलेज है जिसका नाम है श्री अरविंदो जनरल डिग्री कॉलेज, और इस जो कि अगरतला में है, इसके कुंजावन के पुराने DIET भवन में इस कॉलेज का उद्घाटन किया है। अगर त्रिपुरा के शैक्षिक दर को देखें तो वहां की जो जनगणना के अनुसार देखा जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार, तो त्रिपुरा की जो साक्षरता दर है वो 87.75% है, ठीक है। और ध्यान रखिए काफी उच्च साक्षरता दर है। अगर भारत में देखें जो साक्षर राज्य है उसमें त्रिपुरा की जो स्थिति है वो काफी अच्छी है। त्रिपुरा जो है सबसे साक्षर राज्यों में से एक है, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि जो है सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो किस राज्य की है, प्रतिशतता के भी आधार पर मुझे आंसर बताइएगा। और बताइए पूर्वोत्तर राज्य में जो है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। चूंकि हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा की दोस्तों, तो त्रिपुरा जो है हमारे भारत के जो उत्तर पूर्वी जो राज्य है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जिसे पूर्वोत्तर कहते हैं, पूर्वोत्तर राज्य में जो है ये त्रिपुरा स्थित है, ठीक है। त्रिपुरा की अगर हम लोकेशन, जैसा कि हमने बताया, यहाँ पे आपको दिखेगा त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा जो कि देखिए तीन ओर से, ध्यान रखिएगा, तीन ओर से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और इसकी जो सीमा लगती है वो दो राज्यों से, एक असम से और दूसरा देखा जाए तो मिजोरम से, आप देख सकते हैं। इसकी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश से। और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पूर्वोत्तर का कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो त्रिपुरा है, जिसकी सीमा अगर हम राज्य सीमा देखें तो असम है, दूसरी देखा जाए तो मिजोरम है। त्रिपुरा जिसकी राजधानी देखिए क्या है, अगरतला है, ठीक है। और यहाँ के वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो है सत्यदेव नारायण आर्य, यहाँ के राज्यपाल हैं। और जैसा कि हमने पहले ही बात किया, यहाँ की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो है डॉक्टर मणिक शाह। अगर हम संसदीय क्षेत्र की बात करें तो त्रिपुरा की जो राज्यसभा की सीट है वो एक है, और वही लोकसभा की सीट बात करें तो 2 है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जो त्रिपुरा से संबंधित है, हमारे करंट अफेयर्स में रहे हैं इसी वर्ष, और ये आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जिसमें से हम बात करें कि देश का पहला ऐसा मंदिर बनाया जा रहा है जहां पे 51 शक्तिपीठों की प्रतिकृति के दर्शन हो सकेंगे। तो 51 जो शक्तिपीठ है उनकी प्रतिकृति के दर्शन हो सकेंगे। ऐसा पहला मंदिर कहाँ पे बनाया जा रहा है दोस्तों, तो ये त्रिपुरा में बनाया जा रहा है। वही हम बात करें कि पूर्वोत्तर राज्यों के बीच में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए एक कल्चर हब बनाया जा रहा है। ये कल्चर हब क्या करेगा, जितने भी पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, 7 बहनें, उन 7 बहनों के बीच में सांस्कृतिक एकता बनाने का कार्य करेगा। उसके लिए जो है कल्चर हब बनाया जा रहा है, वो कहाँ पे, त्रिपुरा में बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही अगर हम बात करें कि सफेद चाय का उत्पादन, ठीक है, लाल चाय सब पीते हैं, सफेद चाय का जो उत्पादन किया जा रहा है देश में वो कहाँ किया जाएगा दोस्तों, त्रिपुरा में किया जाएगा। चलिए चूंकि हमने पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बात किया जिसे हम कहते हैं 7 सिस्टर्स, 7 बहन, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि वो कौन सी एकमात्र बहन है जो सभी बहनों का हाथ पकड़ी हुई है। यानी कि पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा राज्य जो पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है, उस राज्य का मुझे
आंसर नाम बताइए। और हाँ दोस्तों, जब भी हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो हमारे साथ देखिए एटलस एक मैप होना चाहिए। और जब भी आप लोग किसी देश के बारे में पढ़ रहे हो, किसी राज्य के बारे में पढ़ रहे हो, तो मैप खोलिए और उसके लोकेशन को देख लीजिए कि वो किन किन राज्यों से, और क्या फिर अगर देश के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनकी जो है भौगोलिक सीमा किन किन देशों से लग रही है। फिर उनका देखिए कुछ और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो, ये सारी चीजें देख लिया करिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में फिक्स है, 2 से 3 तो आने ही आना है, ठीक है। चलिए आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। और आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 14वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ठीक है। तो 14वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, ठीक है, ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में, देहरादून में, नई दिल्ली में या फिर चेन्नई में? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, ठीक है, नई दिल्ली में 14वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो हाल ही में देखिए ये इस कार्यक्रम का जो 14वें जनजातीय युवा कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है दोस्तों, ये किया गया है खेल मंत्रालय के द्वारा। और किस मंत्रालय के सहयोग से? तो गृह मंत्रालय के सहयोग से, ठीक है। तो गृह मंत्रालय के सहयोग से खेल मंत्रालय ने नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में 14वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का जो देखा जाए, इस कार्यक्रम को आयोजन जो कर रहे हैं वो एक वहां पे एक केंद्र है जिसका नाम है नेहरू युवा केंद्र संगठन। तो नेहरू युवा केंद्र संगठन देखा जाए किसके किसके सहयोग से? तो वामपंथी उग्रवाद विभाग, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सहयोग और वित्तीय सहायता से जनजातीय युवाओं के विकास और मुख्य स्ट्रीमिंग के लिए 2006 से जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है? नेहरू युवा केंद्र संगठन कर रहा है। किसके किसके सहयोग से? तो वामपंथी उग्रवाद विभाग और गृह मंत्रालय के सहयोग से कर रहा है। किस वर्ष से कर रहा है दोस्तों? तो ये कर रहा है 2006 से कर रहा है, ठीक है। इस कार्यक्रम का अगर हम उद्देश्य देखें तो जो वामपंथी उग्रवाद के जो जनजातीय युवा हैं, उन जनजातीय युवाओं को भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, ठीक है, उन सांस्कृतिक विरासत के प्रति उन जनजातीय युवाओं को क्या करना? संवेदनशील बनाना, ठीक है। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो ध्यान रखिएगा 14वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार कितने राज्यों के चुने हुए स्थल सहित स्वदेश दर्शन योजना 2.0 शुरू करने की योजना बना रहा है, ठीक है। तो स्वदेश दर्शन योजना का ये दूसरा फेज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले भी 1.0 आ चुका है और ये स्वदेश दर्शन योजना 2.0 शुरू होने वाला। और इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि कितने राज्यों के स्थलों को चुना गया है? 8, 10, 12 या फिर 15? दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, देख रही हूँ, ठीक है। काफी अच्छा आप लोगों ने कल आंसर किया था। अब आप देखिए यहाँ पे जो है आंसर क्या है? 15, ठीक है। 14 राज्यों के चुने हुए स्थलों को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया, ठीक है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, क्या है स्वदेश दर्शन योजना, ठीक है। तो अपने देश को देखो, स्वदेश का दर्शन करो, ठीक है। यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की थी। और अगर हम बात करें, सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है योजना बना रही है स्वदेश दर्शन 2.0, ठीक है, जो कि दूसरा चरण है स्वदेश दर्शन का, उसको शुरू करने की योजना बना रही है। और कब से? क्योंकि कहा ऐसा कहीं कहीं पे लिखा है दिसंबर आखिरी में या फिर जनवरी 2023 से शुरू करेगी। और स्वदेश दर्शन 2.0 के जो पहले चरण के हिस्से के रूप में जो भारत की नई घरेलू नीति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर के कितने राज्यों को चुना है दोस्तों? तो ये 15 राज्यों को चुना है, ठीक है। और ये 15 राज्यों में देखिए कई ऐसे राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश भी है, ठीक है, महाराष्ट्र। और ध्यान रखिएगा हर राज्यों में से 2 पर्यटन दर्शनीय स्थलों की पहचान किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए ये क्या है, एक तरीके से जो केंद्र सरकार है इन राज्यों को, जिन राज्यों को चुनी है, उन राज्यों में से 2 डेस्टिनेशन प्लेस को वो पहचानेगी और फिर क्या है, उस राज्य को आर्थिक सहायता देगी कि वो राज्य जो है उस पर्यटन स्थल को क्या करे, उसका विकास कर सके, जो कि क्या करेगा, पर्यटकों को आकर्षित करेगा। देखिए जब पर्यटन, जैसे जो पर्यटन का जो क्षेत्र है, जब हम उसको बढ़ावा देते हैं तो ना सिर्फ उस क्षेत्र को विकास होता है बल्कि उस पूरे राज्य का
आर्थिक विकास देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कोई क्षेत्र है, कोई जैसे कि यहाँ पे दिया है झांसी, ठीक है, जैसे हमने उत्तर प्रदेश के झांसी और प्रयागराज को चुना है, तो जब हम झांसी का विकास करेंगे पर्यटन स्थल के रूप में, तो वहां पर्यटक आएंगे तो पर्यटकों को रहने के लिए उनके लिए क्या होटल बनेगा, ठीक है, होटल वगैरह, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो वहां पे क्या होगा, रोजगार का सृजन होगा। जैसे कि जब आप क्या देखेंगे, क्या कहते हैं, होटल्स का निर्माण होगा, तो होटल पहले निर्माण होगा तो पहले तो लेबर लगेंगे, ठीक है, उनको रोजगार मिलेगा। होटल बनने के बाद जो होटल के स्टाफ वर्क करेंगे तो क्या होगा, उनका एक तरीके से रोजगार का सृजन होगा। और होटल बनने से और जब पर्यटकों के आने से आसपास के जो बाजार है, ठीक है, उनका विकास होगा। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देकर के एक राज्य, एक क्षेत्र अपना आर्थिक बढ़ावा सुनिश्चित कर सकती है, यानी कि लोगों को रोजगार का सृजन होगा, लोगों की आय बढ़ेगी। लोगों की जब आय बढ़ेगी तो उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, यानी कि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब जीवन स्तर उनका या फिर परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो अच्छा खर्च कर सकेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में वो खर्च कर सकेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए ओवरऑल जो है उस क्षेत्र के लोगों का विकास होगा। और यही कारण है कि लगातार सरकार जो है पर्यटन के क्षेत्र को, पर्यटन को जो है वो बढ़ावा दे रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो राज्य चुने गए हैं, उन राज्यों में जो 2 डेस्टिनेशन स्थल प्लेसेस को निर्माण करने की बात किया गया, उसमें देखिए उत्तर प्रदेश का हमें झांसी और प्रयागराज देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर, चित्रकूट, खजुराहो देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा जो है इन स्थलों को शामिल किया गया है। अगर स्वदेश दर्शन योजना की बात करें तो ये जो स्वदेश दर्शन योजना है ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। किस वर्ष दोस्तों, तो 2014 से 15 में शुरू किया गया था, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं स्वदेश दर्शन, ध्यान रखिएगा जब स्वदेश दर्शन की शुरुआत की गई थी, इस समय देखिए 28 राज्य, उस समय 2014-15 में जो थे 31 राज्यों में किया गया था और थीम आधारित था, 15 थीम थे, ठीक है। जिस 15 थीम जो थी आधारित सर्किटों का निर्माण किया गया था, सर्किट थे। जैसे कि प्रश्न भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से स्वदेश दर्शन मतलब 4 सर्किटों के नाम दे दिए थे और उसमें से पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट स्वदेश दर्शन के अंतर्गत शामिल नहीं है। ये 15 सर्किट आपको याद होने चाहिए, जैसे कि बौद्ध सर्किट हो गया, रामायण सर्किट हो गया, तटीय सर्किट हो गया, ग्रामीण सर्किट। एक तरीके से ये सर्किट का निर्माण करते हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध से संबंधित जो जो स्थल होंगे भारत में उनका विकास करना। रामायण सर्किट के अंतर्गत देखा जाए तो भगवान राम से संबंधित जो भी कुछ महत्वपूर्ण स्थल है उनका विकास करना, ठीक है। यही है स्वदेश दर्शन की बात। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना की, जो कि विषय आधारित पर्यटन पथ के लिए विकसित किया गया था। स्वदेश दर्शन 2.0 जो है 2.0 जो है वो डेस्टिनेशन पर्यटन पर बल देगा। अगर हम बात करते हैं स्वदेश दर्शन योजना 1.0 तो ये थीम आधारित पर्यटन सर्किट की योजना थी, ठीक है। यही इसमें चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। पर्यटन मंत्रालय की योजना है, विकल्प में आपको सांस्कृतिक मंत्रालय भी दे सकता है जो कि कंफ्यूज कर सकता है आपको, क्योंकि स्वदेश दर्शन और यहाँ पे जो है ये पर्यटन मंत्रालय की ये योजना है। अब हम इसके पहले यहाँ पे देखिए जो स्वदेश दर्शन 2.0 आया ये घरेलू पर्यटकों को बल देगा, ठीक है। जो देश के निवासी हैं, जो घरेलू पर्यटक हैं, उनको जो है बल देगा, उन्हें प्रमोट करेगा कि यहाँ के जो देश के लोग हैं वो इन क्षेत्रों का जो विकास किया गया है इसको जो है इसका जाके दर्शन करें या फिर इसको देखें, ठीक है। सरकार ने इसके लिए कौन सा एक अभियान चलाया, तो देखो अपना देश जो है उसका ये चीज चलाएगी, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और अगला हमारा प्रश्न है कि जॉर्जियो मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इटली, हंगरी, डेनमार्क या फिर स्वीडन? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इटली, ठीक है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जियो मेलोनी। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए इनकी तस्वीर है, ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये दक्षिण पंथी है जॉर्जियो मेलोनी जो कि 45 वर्ष की है और ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इटली के जो वहां पे राष्ट्रपति है सर्जियो मैटारेला, इन्होंने इनके समक्ष इन्होंने पद की अपनी शपथ ली मेलोनी ने। और ये किस पार्टी से है, तो ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी से ये संबंधित है। और ध्यान रखिएगा जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये पहला ऐसा मौका देखने को मिल रहा है कि दक्षिण पंथी की सरकार जो है वो इटली में बनी है, ठीक है। इटली में जो है वो दक्षिण पंथी की सरकार बनी है और जॉर्जियो मेलोनी जो है वो इसी पार्टी की नेता थी, जिनकी पार्टी का नाम क्या था, ब्रदर्स ऑफ द इटली, ठीक है।
आते हैं अपने अगले प्रश्न पे और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही सुकापाइका नदी किस राज्य में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए ऐसे क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं जो बहुत कम लोगों के बीच में चर्चा में भी रहते हैं और यहाँ से पूछा जाता है। तो सुकापाइका नदी जो है वो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में या फिर बिहार में? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, उड़ीसा राज्य में स्थित है सुकापाइका नदी। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्यों है ये चर्चा में। तो दोस्तों वहां पे जो ये जो सुकापाइका नदी है ये उड़ीसा में स्थित है और इस नदी पर, ठीक है, एक बार नहर का निर्माण किया जा रहा था और इस नहर निर्माण के कारण ही जो है ये नदी सूख गई। लेकिन अभी वहां की राज्य सरकार ने इस नदी का कायाकल्प करने की योजना बनाई है, ठीक है, और इसकी कायाकल्प करने की तैयारी चल रही है, जिस कारण से सुकापाइका नदी जो है वो चर्चा में आ गई। अच्छा, तो अभी ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, ट्रिब्यूनल है, उसने ये निर्देश दिया राज्य सरकार को, यानी कि उड़ीसा के राज्य सरकार को, कि वो इस नदी के कायाकल्प करने की जो योजना है उस पर जल्दी से जल्दी कार्य करना शुरू करे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये सब पहली बार हो रहा है, ठीक है, उड़ीसा में, कि किसी भी नदी को उसके मूल रूप में लाने के लिए कायाकल्प योजना चल रही है। बात करें ये नदी जो है क्यों सूख गई थी, तो ये 1950 के दशक में देखा जाए तो राज्य के जो जल संसाधन इंजीनियर्स थे उन्होंने एक नहर निर्माण किया, ठीक है, एक प्रमुख नहर निर्माण कर रहे थे जिसका नाम था तलडंड नहर, ठीक है। इस नहर को निर्माण के लिए क्या किया कि वहां के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने सुकापाइका नदी के मुहाने को बंद कर दिया, जिसके कारण ये नदी सूख गई, ठीक है। और किस लिए? एक नहर का निर्माण जिसका नाम है तलडंड नहर प्रणाली का विकास हो सके, इसीलिए तो तलडंड नहर भी चर्चा में आ गया। तो ये किस राज्य में स्थित है? ये भी उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। चूंकि हम उड़ीसा के बारे में बात करें तो चलिए आप मुझे बताइए कि जगन्नाथ जो टेम्पल है वो उड़ीसा के किस जिले में स्थित है, आप मुझे बताएं, ठीक है। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के किस शहर में 2023 से पब्लिक स्कूलों के लिए दिवाली पर अवकाश की घोषणा की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो दिवाली है अब वहां पे भी एक तरीके से अवकाश जो है छुट्टियां होंगी वहां पे भी। और अमेरिका का ये कौन सा शहर है? तो लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क या फिर ऑस्टिन? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क शहर ने, वहां के जो मेयर हैं उन्होंने ये डिक्लेयर किया है, ये बोला है कि 2023 से जो दीपावली आएगी तो वहां पे जो है पब्लिक हॉलीडे होगा, अवकाश होगा। तो यहाँ के जो 2023 से न्यूयॉर्क में दीपावली के पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया और वहां के जो वर्तमान मेयर है कौन है? एरिक एडम्स। और एरिक एडम्स के द्वारा जो है ये घोषणा किया गया। तो एरिक एडम्स का भी नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, न्यूयॉर्क। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि न्यूयॉर्क सिटी जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, उस नदी का नाम बताइए जो न्यूयॉर्क सिटी में जहां पे स्थित है, ठीक है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन पर 1337 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगा है? फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या फिर गूगल? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, ठीक है। तो गूगल पे देखा जाए जुर्माना लगा है 1337 करोड़ का। आइए देखिए क्या कारण है कि इतना जो है भारी जुर्माना लगाया गया है गूगल पे। तो देखा जाए यहाँ का आयोग है जो मार्केट में कंपटीशन को बनाए रखता है, प्रतिस्पर्धा को बनाए रखता है, जिसका नाम है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसने जो है गूगल पर 1337 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। तो भाई क्या कारण है, क्यों लगाया गया? तो इसने आरोप लगाया है, मतलब इन्होंने ये बोला इस आयोग ने गूगल पर कि गूगल जो है बहुपक्षीय बाजारों में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है और इस दुरुपयोग करने में इसको दोषी पाया गया, जिस कारण से ये जुर्माना लगाया गया, ठीक है। आपको पता है गूगल काफी स्ट्रॉन्ग उसकी पहुंच है मार्केट में, ठीक है, और इसी का ये फायदा उठा रहा है जहां पे बहुपक्षीय बाजारों में, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा इन्होंने, ठीक है, सीसीआई ने कहा कि गूगल ने जो है मादा यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट के तहत संपूर्ण गूगल मोबाइल सूट को की प्री इंस्टॉलेशन अनिवार्य कर दी है, जिससे अनइंस्टॉल करने का कोई विकल्प नहीं है। देखिए इसको समझने की कोशिश करेगा। देखिए आप जब भी कोई स्मार्टफोन खरीदते होंगे तो स्मार्टफोन खरीदने के टाइम ही कुछ एप्लीकेशन उसमें जो है पहले से इंस्टॉल होते हैं, वो इनबिल्ड होते हैं, ठीक है। और वो एप्लीकेशन
कौन से एप्लीकेशन उसमें इनबिल्ड होने चाहिए, कौन से नहीं, ये सारी चीजों को रेगुलेट कौन करता है दोस्तों, वो करता है मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट, ये मादा है, उसी के द्वारा जो है ये रेगुलेट किया जाता है कि कौन सा एप्लीकेशन उसमें होना चाहिए, कौन सा नहीं, और बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी जो है ये डिसाइड करती हैं इसी के माध्यम से। लेकिन गूगल ने क्या कहा, गूगल ने जो है इसी मोबाइल जो है मादा के तहत क्या किया कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं एप्पल को छोड़ करके, तो उनको ये बोला कि जितने भी, जब आप मोबाइल बनाएंगे तो जितने भी गूगल के जो एप्लीकेशन है, ठीक है, तो जो भी गूगल के जो एप्लीकेशन है वो उसमें इनबिल्ड होने चाहिए, मतलब कंपलसरी कर दिया कि आपको गूगल के एप्लीकेशन डालने ही होंगे। और उसने एक विकल्प भी खत्म कर दिया कि उस एप्लीकेशन को आप क्या कर सकते हैं, अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते। ठीक है, तो ये मतलब इंस्टॉलेशन को अनिवार्य कर दिया। तो एक तरीके से आप बताइए, अगर एक तरीके से गूगल क्या कर रहा है, मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो सिर्फ बाजार में अपना एक तरीके से कंपटीशन ही खत्म कर देगा। ठीक है, गूगल अब वो आप उसको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हो, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जो उत्पादक कंपनी है जो मोबाइल को बना रही, उनके लिए भी कंपलसरी कर दिया, उनके लिए मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि वो हटा सकते नहीं हटा सकते। तो इसलिए जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है उसने बोला कि ये एक तरीके से उल्लंघन है। ठीक है, उल्लंघन है, और कंपनियों पे इस तरीके से जो है आप निर्माता कंपनियों पर जो है अनुचित जो स्थिति को थोपना जो है एक तरीके से ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका एक तरह उल्लंघन माना गया और सीसीआई के द्वारा जो है गूगल पर ये जुर्माना थोपा गया। सीसीआई के अनुसार देखा जाए तो यह उपकरण निर्माताओं के लिए क्या है, एक अनुचित शर्त हो गई, यानी कि ये ठीक नहीं है और ये इस तरह से प्रतिस्पर्धा कानून का ये उल्लंघन है। मार्केट में से जब कंपटीशन ही खत्म कर दोगे तो फिर क्या होगा, मोनोपोली क्रिएट करना। मोनोपोली क्रिएट ठीक नहीं होता है, कंपटीशन का बना रहना अच्छा होता है। जितना ज्यादा कंपटीशन होता है उतनी ही ज्यादा चीजें निखर के आती हैं और भी अच्छी चीजें हमें मिलती हैं। तो एक तरीके से इसी सबको ध्यान में रखते हुए जो है कम जो आपका ये प्रतिस्पर्धा आयोग है उसने ये डिसीजन लिया। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है, आंसर करिए। अब आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे कि प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को या फिर 22 अक्टूबर को। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी, यानी कि कल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया गया। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो है हर साल जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र यूएन डे मनाया जाता है, और ये जो डे मनाया जाता है वो इस डे चिन्हित करता है कि जब संयुक्त राष्ट्र बना था, यूनाइटेड नेशन का जब फॉर्मेशन हुआ था, उसी डे को चिन्हित करने के लिए 1948 से, ठीक है, इस दिन को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों, वो 1945 में हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और इस दिन को यानी कि यूनाइटेड नेशन के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए हर साल जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाए जाने की जो शुरुआत की गई थी वो 1948 से की गई थी। अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें जिसका फॉर्मेशन 1945 में हुआ था, तो इसके जो वर्तमान सदस्य कितने 193 हैं, और इसके जो वर्तमान महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुटरेस। और ध्यान रखिएगा एंटोनियो गुटरेस वो भारत के दौरे पर आए थे, काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि 24 अक्टूबर को और कौन सा डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आते हैं अब आज के फैक्ट्स ऑफ द डे पे, और आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि भारत सरकार द्वारा रक्षा सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया, अरमानी गिरिधर को जो है वो रक्षा सचिव नियुक्त किया गया भारत सरकार के द्वारा। वही हमारा दूसरा आज का फैक्ट है कि फैक्ट ऑफ द डे कि फायरबोल्ट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, किसे, विजय देवकोंडा को। ठीक है, विजय देवकोंडा को फायरबोल्ट के द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है कि अभी देखिए यूरोपीय संघ के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है साखारोव पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा साखारोव पुरस्कार यूरोपियन के द्वारा, माफ करिएगा, यूरोपीय संसद के द्वारा दिया जाता है। और इस वर्ष जो ये दिया गया है वो देखिए किसको दिया गया है, तो यूक्रेन के लोगों को और साथ ही उनके राष्ट्रपति, ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की जो वहां के इस समय वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं काफी ज्यादा उनकी प्रशंसा की जा रही है जिस तरीके से उन्होंने नेतृत्व किया रशिया और यूक्रेन वार के दौरान में, जिस कारण से यूरोपीय संसद ने इनको पुरस्कृत किया साखारोव पुरस्कार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि
जो फैक्ट्स ऑफ द डे कि फीफा महिला विश्व कप 2023 में शुभंकर क्या है तंजुनी, इसका अनावरण किया गया किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा जो महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर तंजुनी है और इसका जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा इसका अनावरण किया गया। और आज का अंतिम फैक्ट्स ऑफ द डे है कि 100 मीटर बाधा दौड़ में 30 सेकंड समय लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन बनी है? ज्योति याराजी। ठीक है, ज्योति याराजी जो है ये 100 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड समय लेने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसके दौरान हम लोगों ने 10 एमसीक्यूज और फिर कुछ फैक्ट्स ऑफ द डे भी देखे और इस दौरान कुछ अन्य भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखे जहां से पूरी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की। और बाकी क्लास के दौरान मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस भी किए, मुझे उम्मीद है आप उसका आंसर करोगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।